2019 के प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में 2019 का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको सिर्फ बताना है कि प्रयागराज इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, और था तो कैसे, वो भी कब, एंशिएंट काल में, या क्यों इसे किंग ऑफ ऑल हिंदू पिलग्रिम्स कहा गया, इसे तीर्थराज क्यों कहा गया। प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा गया, ये आपको डिस्कस कर देना है इसमें। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि बहुत छोटा सा शॉर्ट में आपको प्रयागराज का ज्योग्राफी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भाई बसा कहां है। तो एट द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती, भाई संगम है, संगम, हालांकि अभी गंगा और यमुना ही मिलती है, गंगा यमुना एंड सरस्वती। अभी क्या मिलता है, अभी तो केवल गंगा और यमुना ही मिलते, लेकिन गंगा यमुना और सरस्वती का क्या है, ये संगम है, और उसके संगम पे आपको ये दिखाई देता है। इज़न्ट इट? बोलिए, क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, अर्लियर वाज नोन एज इलाहाबाद, ऐसा लिख लेंगे आप लोग, 3 से 4 लाइन। अब आइए तो हम लोग मेन बॉडी की तरफ, कल्चरल सिग्निफिकेंस। देखिए कहां कहां था ये शामिल। तो यहां पे आपको 3 अंपायर मिल जाएगा, एक मौर्य अंपायर, दूसरा गुप्त अंपायर, और तीसरा कुषाण, और चौथा हर्षवर्धन, कन्नौज। क्योंकि हम लोग सिर्फ प्राचीन काल की बात करेंगे, तो मौर्य काल में से लेकर के कुषाण काल तक, गुप्त काल और से लेकर के हर्षवर्धन तक, ये आपको मिलेगा। नहीं, मौर्याज, पोस्ट मौर्याज, गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ताज, इन ऑल 4 eras द प्रयागराज हैव इट्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो फिर क्या कहता है, सांस्कृतिक महत्व, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको कुछ फैक्ट्स ऐड कर देना है, लाइक कोल्डी हवा। एज यू ऑल नो कि कोल्डी हवा क्यों फेमस है, द फर्स्ट राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन इन एंटायर वर्ल्ड, थोड़ा सा ऐड कर देना है। एंशिएंट एरा इज द एरा ऑफ हिंदूज, तो हिंदुओं के लिए क्या है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बर्थ प्लेस है किसका, भगवान प्रजापति का, वरुण का, और सोम जैसे देवताओं का ये बर्थ प्लेस है। दुर्वासा, पन्ना और भारद्वाज जैसे ऋषियों का ये क्या है, कर्मस्थली है। दुर्वासा, पन्ना और भारद्वाज जैसे ऋषि आज से 5000 साल पहले यहाँ पे थे, और उन्होंने लगभग 10,000 लोगों को शिक्षा दी। यानी प्रयागराज वॉज नॉट ओनली रिलीजियस एंड कल्चरल, इट वॉज द प्लेस ऑफ एजुकेशन, प्लेस ऑफ एजुकेशन। और क्या सिर्फ तभी तक था, या आज भी सिविल सेवा में प्रयागराज का एक अहम स्थान है। तो टिल डेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा सा करंट से ऐड करते हुए चलेंगे, और जब भी हम थोड़ा सा करंट से ऐड करते हुए चलेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपकी कॉपी बाकियों से थोड़ी अलग रहेगी। तो आपको हर क्वेश्चन पे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लेना है एट एवरी क्वेश्चन। अगर आपने आधे नंबर भी ज्यादा लिया, 1 नंबर ज्यादा लिया, तो आप पर पेपर बाकियों से 20 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर आगे रहेंगे, ठीक है। का उसके बाद ये माना था कि ब्रह्मा वॉज द क्रिएटर, द ब्रह्मा हु वॉज द क्रिएटर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, ही ऑफर्ड हिज फर्स्ट सैक्रिफाइसेस आफ्टर क्रिएटिंग द वर्ल्ड एंड कंडक्टेड अ ह्यूज यज्ञ हियर। का भगवान ब्रह्मा जी ने अपना पहला सैक्रिफाइस, पहली बलि यहीं पर ऑफर किया था विश्व को बनाने के बाद, और यहीं पर पहला यज्ञ भी संपन्न हुआ। और कहा कि हिंदुओं के जो प्रसिद्ध 3 तीर्थ हैं, तो काशी और गया के बाद इलाहाबाद का नंबर आता है। यहाँ पे भी लोग पिंडदान करते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सॉल्वेशन की प्राप्ति के लिए इलाहाबाद में भी लोग तर्पण करते हैं। आपने देखा होगा, गया में तो करते ही करते हैं, काशी को कहा ही गया, दोनों को कहा गया मोक्ष नगरी। प्रयागराज में भी लोग पिंडदान करते ताकि
मृतक आत्मा को शांति मिल पाए। एंड कुंभ मेला और माघ मेला, कुंभ मेला को अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। तो कुंभ मेला एट आफ्टर 12 ईयर और एट एवरी 12th ईयर, प्रत्येक 12वें वर्ष ये लगाया जाता है गंगा यमुना के संगम पे। माघ मेला थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, हर साल लगता, क्यों लगता है? द रिवर that states that the who sacrifices his body here attains final liberation, मोक्ष प्राप्ति का यहाँ जिसने शरीर त्यागा है उसे क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। और पद्म पुराण कहता है कि प्रयागराज जो है सुप्रीम ऑफ ऑल पिलग्रिम्स, किंग ऑफ ऑल पिलग्रिम्स, तीर्थराज है, सभी तीर्थों का क्या है? राजा है। कौन? प्रयागराज। इसके अलावा अक्षयवट, अकबर के किले में अक्षयवट जो अपनी प्राचीनता के लिए और अपने नष्ट न होने के विशेषता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। एंड द ग्रेट सॉल्वेशन काउंसिल कंडक्टेड बाय हर्षवर्धना एट एवरी 5th ईयर वाज आल्सो एट प्रयागराज। अब आपको बताना है कि प्रयागराज का कल्चरल तो है ही, कल्चरल है, रिलीजियस है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैव educational, economical and political concern, पूरी राजनीति भारत की एक जमाने में प्रयागराज से चलती थी, इलाहाबाद से चलती थी। तो इसका कल्चरल है, रिलीजियस, उसके अलावा क्या है? एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल भी क्या है? अपना एक सिग्निफिकेंस है। और कब तक है? टिल डेट। बस थोड़ा सा इससे क्या होगा, आपका आंसर इनरिच कर जाएगा अगर आप मेंस में कुछ ये बातें ऐड कर देते हैं। कंक्लूजन पूछा, सिर्फ कल्चरल है, सिर्फ रिलीजियस है, वो हमने दे दिया। एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल आप दे देंगे, थोड़ा सा आपका आंसर इनरिच कर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2019 का, यूपीपीएससी 2019 का अगला सवाल है। क्वेश्चन 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक, देखिएगा, सामाजिक आर्थिक विकास में लोहे की भूमिका, लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल्स इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग 600 to 300 BC। यानी ये कह क्या रहा है कि आफ्टर लेटर वैदिक एरा। समझिए कि किस फेज की बात कर रहा है ये बात कर रहा है आफ्टर लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा यानी ये बात कर रहा है 6th सेंचुरी। पहले समझना है क्वेश्चन की कह क्या रहा है? बीसी की। ये बात कर रहा है सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन की। द्वितीय नगरीय क्रांति की बात कर रहा है। इट मींस द क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि भैया सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन में व्हाई आयरन मिनरल्स, आयरन ओर वाज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ आयरन्स इन सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन। दैट्स ऑल। सिंपल सा सवाल है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। कैसे? तो इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय आयरन एज। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे वैदिक एरा से, लेटर वैदिक एरा से। लेटर वैदिक एज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे का खोज कहां से हुआ। हम लोग इसमें बात करें कि लोहे की खोज की वजह से क्या आया, तो सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन आया, द्वितीय नगरीय क्रांति आई। और हम लोग बात करेंगे कि इससे क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या चेंजेस आया। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो ऐसा करके कि इससे हमारा इकोनॉमिकल चेंजेस हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, सोशल और कल्चरल चेंजेस हुआ। अब हमको इसको डिस्क्राइब कर देना है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ गया, तो अब एक एक शब्द में आपको मैं बताऊं तो सब्सटेंशियल इकोनॉमी कन्वर्टेड इनटू सरप्लस इकोनॉमी। क्या हो गया हमारा, लिख लीजिए यहीं पे, सब्सटेंशियल इकोनॉमी जो था
वो किस में चेंज हो गया? सरप्लस इकोनॉमी में चेंज हो गया। निर्वाह अर्थव्यवस्था अधिशेष अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। जो हंटर सोसाइटी था वो क्या करने लगा? वो एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लगा, एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लगा। ठीक है। अब जब आयरन हुआ तो एग्रेरियन प्रोडक्ट्स जो है उसमें ड्रास्टिक इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन। अब जो सेमी नोमैडिक मेन था वो क्या बन गया? परमानेंट सेटल्ड लाइफ जीने लगा। सेमी नोमैडिक था ना, वो क्या हो गया? अब वो वेल सेटल्ड हो गया, वह स्थायी रूप से रहने लगा। ये परिवर्तन आया। अब तक राजा जो था वो क्या था? तो राजा जनस्य गोपा, द टर्म इज फॉर किंग, द टर्म्स यूज्ड फॉर किंग्स वाज जनस्य गोपा। अब यह जनस्य गोपा से क्या हो गया? एक पूरा राजा बन गया। अब तक जो आप संरचना थी पॉलिटिकल वो कबीले वाली थी और क्या बन गया? यहां से राजा बन गया। समाज में क्या क्या चेंजेस आए? क्या क्या चेंजेस आए? एजुकेशन में वुमेन्स कंडीशन आपको डिस्क्राइब कर देना है इसमें। भाई समाज में क्या क्या चेंजेस आए आपको इसमें क्या करना है? तो वुमेन्स कंडीशन डिस्क्राइब कर देना है। एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए आपको डिस्क्राइब कर देना है। रिलीजन में कैसे रिचुअल्स और कर्मकांड बढ़ गए, यज्ञ बढ़ गया, तो रिचुअल्स और यज्ञ ये कैसे बिल्कुल चेंज हो गए। तो आर्थिक स्थिति, धर्म सब कैसे बदला है, पूरा कल्चर कैसे बदला है। अब यहां पे वर्ण आश्रम से क्या हो जाएगा? वर्ण कन्वर्टेड इनटू कास्टिज्म। तो क्या क्या बदलाव आएगा मैं समझता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, और एक एक बदलाव को आपको इससे बाइफरकेट करके कि पहले इकोनॉमिकल चेंजेस, फिर पॉलिटिकल, फिर सोशल और फिर कल्चरल, कैसे कैसे बदलाव आया और कैसे कैसे नींव पड़ी सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन की। आपको पूरे आंसर में बस यही प्रूफ करना है कि सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन क्या था और कैसे इसकी नींव पड़ी। इज दैट क्लियर? तो ये कर लेंगे। अच्छा, लास्ट में आपको बता देना कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन होता? अगर लोहा ना होता तो क्या आज का टेक्नोलॉजी होता? अगर लोहा ना होता तो क्या होता? क्या जो व्यवस्थित व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है वह लोहे से होता? और लोहे का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट था। उसकी हल्की सी चर्चा कर देना है कंक्लूजन में। पॉजिटिव क्या था? भाई प्रोडक्शन बढ़ गया, हम अमीर हो गए, एक अच्छी राज्य व्यवस्था का निर्माण हुआ, हमारी इकोनॉमी सब्सटैंशियल से सरप्लस हो गई। और नेगेटिव क्या हुआ? वुमेन्स डिग्रेडेशन, द राइट टू एजुकेशन वॉज लिमिटेड टूवर्ड्स द मेन एंड टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स ओनली। शिक्षा का अधिकार कुछ लोगों के पहुंच तक बना। द शूद्रास एंड द वुमेन्स वर नॉट हैविंग राइट ऑफ एजुकेशन। सबको बोलने का अधिकार। तो ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स जो आज है हमारे पास, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी, वह खराब हुआ था। हमारे क्या कास्टिज्म आया, अनटचेबिलिटी जैसी जो चीजें आई थी वह भी लोहे की खोज के बाद आई, उसके पहले नहीं आई। वही वर्णाश्रम इन प्री वैदिक एरा इट वाज वेरी गुड, बट इन लेटर वैदिक एरा इट बिकेम वर्स्ट एंड इट प्रेजेंटेड, इट अकर्ड इन इट्स वर्स्ट फॉर्मेट। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव करके कंक्लूड कर लेंगे। ओवरऑल इट वाज ग्रेट, इट वाज गुड फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑल मॉडर्न डेवलपमेंट वाज बेस्ड अपॉन द आयरन टेक्नोलॉजी और आयरन और डिस्कवरी ऑफ आयरन और आयरन एज। अगर लोहा ना होता तो आज जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से क्या कुछ भी होता? नहीं होता। सो दैट इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो कह रहा है ऑन इंडियाज इकोनॉमिक लाइफ, कह रहा है समझो, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहला टर्म है और भारत का आर्थिक जीवन, इंडियाज इकोनॉमिक लाइफ, ये दूसरा है। तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये यूपीपीएससी 2019 का पूछा हुआ सवाल है, यूपीपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब समझिए, इसको भी हम लोगों ने आपको डील कराया है। देखिए क्या कर रहे हैं, इसका अप्रोच क्या होगा। इंट्रोड्यूस बाय राइटिंग द व्हाट इज द मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पहले डिफाइन करो, टर्म है ना, जब भी आपको टर्म मिला आपको सबसे पहले उस टर्म को डिफाइन कर देना है 2 से 2.5 लाइन में। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये आपको डिफाइन कर देना है इसमें अप्रोच। और कहता है डिस्कस द रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन टेक्नोलॉजी, और कहा कि बताओ कि कैसे टेक्नोलॉजी में इनकी जगह थी, कैसे ये लोग टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाए, या टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, दोनों बात सही। जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन्स, just because of new technologies, the heavy industries were set up, and just because of heavy industry, the need of more and more technologies, and hence the invention of new technologies, new machines occurred. तो मशीन से आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आया द एज ऑफ मशीन। मशीन से औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति से मशीनों का बाजार फैल गया, मशीनीकरण शुरू हो गया। And explain the various social and economic changes that took place during the time, और conclude। ये अप्रोच आपका होना चाहिए। आइए देखते क्या क्या चेंजेस आए। टेक्सटाइल्स में आ गया था पावर लूम, ये आप सबको पता हो। अब तक हम लोग हथकरघा हैंड वोवेन कपड़े चल रहा था, अब आया पावर लूम। एग्रीकल्चर में क्या आया, तो एग्रीकल्चर में आया मशीन कल्टीवेशन, मशीन कल्टीवेशन। अब बड़े बड़े मशीनों से, ट्रैक्टर से खेती होने लगी। पहले पशुओं पर आधारित थी, हाथ से कटाई हो रही थी फसलों की, अब हार्वेस्टर आ गए, अब कल्टीवेटर आ गए, और अब ट्रैक्टर आ गए। एनर्जीज, एनर्जी के लिए हमारे पास क्या सोर्स था उस समय, केवल और केवल एक ही सोर्स था एनर्जी के लिए हमारे पास, वो था सोलर। अब थर्मल आ गया, अब हाइड्रोलिटिक आ गया। ट्रांसपोर्टेशन, यूज ऑफ व्हील्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, इजी हो गया। और अगर लोहा ना होता या अगर मशीन ना आती तो क्या आज ट्रेन बन पाती, इजी, फास्ट और फ्रेट। हम ज्यादा से ज्यादा माल ढो पा रहे थे, हम ज्यादा तेजी से पहुंच पा रहे थे, ज्यादा सुगमता से पहुंच पा रहे थे। अब हमारे पास क्या आया, इकोनॉमिक चेंजेस आया, तो हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम आया, जो क्या कर रहा था, जो मनी लेंडिंग कर रहा था, जो उधार दे रहा था, और जो फाइनेंस मैनेजमेंट भी कर रहा था। ये आज भी कर रहा है। और धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, वो उठा। द राइजिंग ऑफ मिडिल क्लास एंड अर्बनाइजेशन वाज स्प्रेड इन एंटायर द वर्ल्ड। सब जगह नगरीकरण आने लगा। अब देखिए, जहां जहां उद्योग होगा वहीं वहीं नगर बसेंगे। वाराणसी, इट वाज द हब ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। सूरत, हब ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। कानपुर, हब ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। आगरा, कानपुर, हब ऑफ लेदर इंडस्ट्री। तो जहां जहां इंडस्ट्री होगी वहां वहां क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा। आप उठा करके देखिए अपने आसपास। जंगलों में शहर बसे, फॉर एग्जाम्पल सोनभद्र, रेणुकूट, अनपरा, ओबरा, ऑल बिकम द सिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम और कोल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो ये इसका इंपैक्ट पड़ा। एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे के यहाँ जितने भी रिसोर्स थे उसका क्या किया गया, उसका भरपूर मात्रा में दोहन किया गया। तो ये इकोनॉमिक चेंजेस हमारे के यहाँ आए। अब सबको क्या चाहिए था, मेन पावर चाहिए था। जब आया तो मशीनों को चलाने के लोग चाहिए थे।
अब लोगों के पास पैसा भी था, समय भी था, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, एंड वुमेन्स स्टेटस वाज अपग्रेडिंग, क्योंकि अब वो मशीनें महिला और पुरुष दोनों चला रहे थे। अब इकोनॉमी में महिलाओं की भी भागीदारी थी, इसलिए क्या हुआ, उनका जो स्टेटस था वो धीरे धीरे अपग्रेड किया। और पॉलिटिकल भी आप कह सकते हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनिज्म एंड इंपेरियलिज्म became strong. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की अवधारणाएं क्या हुई, और ज्यादा मजबूत हुई, और बहुत ज्यादा क्या हुई, विस्तृत हुई, फैल गया। ब्रिटेन धीरे धीरे पूरी दुनिया पे अपना कब्जा और दबदबा स्थापित कर पाया। तो पॉलिटिकल में क्या आया, कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म भी आया। आई होप कि आप दोनों को पता हो। कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, मैंने कंक्लूजन कोशिश किया कि लिख दूं, कई जगह मैंने आपके लिए छोड़ा कि आपको कंक्लूजन खुद से लिखना है, सीखना है आपको। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज अ रिवॉल्यूशनरी एक्सपीरियंस, इट आल्सो इंक्रीज्ड द मटेरियल वेल्थ, एक्सटेंडेड लाइफ, द मेटलिस्टिक अप्रोच अराउज्ड इन द सोसाइटी, अ पावरफुल फोर्स फॉर सोशल चेंज, it was brought the social changes, and therefore there was more to the industrial revolution that a bunch of machines, and it was not only a technological revolution but it was a socio-economic revolution। वो मैंने पहले कहा था कि इससे केवल मशीन ही नहीं आएगा, it was the age of machine, the bunches of machines took place and it replaced the human, but it make the socio-economical revolution and the people lived afterwards। और उसके बाद उनके जीवन में तमाम इसके सबसिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और तमाम चेंजेस भी आएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। कुछ नहीं करना, जो आपको हेडिंग दिया है उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है। आप सोचो कि आपको 8-10 हेडिंग दी गई है, अगर आप 3 लाइन में लिखोगे तो 30 लाइन लिख पाओगे आप सिर्फ मेन बॉडी में। यू अंडरस्टैंड? 200 वर्ड लिखना है ऐसे। तो आपके पास इतना कंटेंट है कि आपका पेन नहीं रुकेगा, एंड दैट इज द सक्सेस, दैट इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। यू मस्ट नॉट स्टॉप योर पेन। मेंस में सिर्फ लगातार लिखना है, पेन डाउन नहीं होना चाहिए। पेन डाउन हुआ फिर दिक्कत, फिर आप मेंस में पिछड़ जाएंगे। लिखिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना, उसके लिए सोचना है। आपको मैंने पूरा एक डायग्राम दिया है, पूरा एक खाका दिया है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है लिखने का, तो मेंस आपका हर हाल में हो जाएगा। यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। और आपको हर बार कोशिश करनी है कि आधे नंबर जरूर आप बाकियों से एक्स्ट्रा पाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2019 का अगला सवाल है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट। कहता है कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। यानी 2 टर्म है, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, इसकी विशेषताएं और इसका रिलेवेंसी। अब आपको सिंपल सी बात है, समझ लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और आपको डिस्कस क्या क्या करना है। आपको डिस्कस करना है सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय वैदिक इज एंड व्हाट इज द वैदिक एजुकेशन इन इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी में उसका फीचर और कंक्लूजन में रिलेवेंसी, खत्म बात। यही तो 3 बात पूछा आपसे कि वैदिक काल में एजुकेशन सिस्टम, उसका फीचर्स और उसका रिलेवेंसी। तो 2 बातें आप ऊपर डाल देना इंट्रोडक्शन में, लगभग 3.5 से 4.5 लाइन, बिकॉज 200 वर्ड्स लिखना है आपको। ठीक है, मेन बॉडी आइए, साइलेंट फीचर्स ऑफ द वैदिक एजुकेशन। हमें वैदिक व्यवस्था का सीखने को मिला सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, संयम। बहुत जरूरी है कि नहीं आज बताइए? आज अगर युवा अखबारों में आपने पढ़ा होगा, रोज रेल फूक रहा है, अरे काहे भाई? आपके भीतर आत्मनियंत्रण नहीं। आत्मनियंत्रण होता
अगर आपको सरकार से किसी बात का विरोध है तो उस विरोध को रखने का तरीका क्या है? रेलवे को फूंक देने से, जान माल की हानि पहुंचा देने से? कभी आपने सोचा कि वो रेलवे जो आप आज फूंक रहे हैं उसकी वजह से लाखों लोग और लाखों आपके अपने, उसमें से कोई आपका अपना भी होगा जो प्रभावित हुआ होगा, जिसको ट्रेन नहीं मिली होगी? महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग स्टेशनों पे पानी के लिए इस गर्मी में भटक रहे होंगे, दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। Why? That is the self control जो उस समय था, आज नहीं है। The development of character, इसकी आज नीड है या नहीं है? जी, इसकी सबसे ज्यादा नीड है। अगर आपके भीतर क्षेत्र का निर्माण किया हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति ने, और आज इसकी आवश्यकता है क्योंकि धीरे धीरे हमारा देश, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के शहर महिलाओं के लिए असहज, असुरक्षित होते जा रहे हैं। देश की राजधानी को रेप कैपिटल कहा जाने लगा। तो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इज नीडफुल। जनरेशन ऑफ सोशेबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस, हमारे के यहां एक टर्म आता है जनरेशन गैप। क्यों आया जनरेशन गैप? क्योंकि जो हमारी आज की पीढ़ी है वह सोशली अवेयर नहीं हो पाई, वह सोशली अवेयर नहीं हो पाई। आई एम नॉट अगेंस्ट द इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, बट आई एम जस्ट अपीलिंग, आई एम जस्ट अप्रेजिंग द वैदिक एजुकेशन सिस्टम। मैं अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन हां, मैं वैदिक शिक्षा को पुनर्स्थापित करने का वकालत करता हूं। ये होना चाहिए। आज देखिए, बच्चों को सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता। तो सोशल अवेयरनेस होने से क्या होगा? एक मजबूत समाज का निर्माण होगा। इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, आज ये सबसे बड़ी चीज जो जहां हम लैक करते हैं, आज की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान तो दे देती है लेकिन इंटीग्रल डेवलपमेंट नहीं आ पाता। इन वैदिक कल्चर द नॉलेज ऑफ शस्त्र एंड शास्त्र, बोथ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिल रही थी। द प्रोपेगेशन ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की शिक्षा मिल रही थी। और प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, उन्हें ज्ञान और संस्कृति को कैसे प्रिजर्व करना है ये भी उन्हें बताया जा रहा था। और वर्च्यू का प्रोलिफरेशन हो रहा था, यानी प्रसार हो रहा था, सद्गुणों का प्रसार हो रहा था, बुराइयों को दबाने की बात की जा रही थी। दैट वॉज द मॉरल एजुकेशन। आज मॉरल एजुकेशन स्कूलों में, किताबों में सिमट के रह गया है। सोसाइटी में इसे आज भी स्टैब्लिश करने की जरूरत है। एंड एजुकेशन ओनली अ मीन्स, नॉट एन एंड इटसेल्फ। और कहा शिक्षा एक साधन है, साध्य नहीं है, एक तरीका है, एंड नहीं है, समाप्ति नहीं है। वो साध्य नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? साधन है आपके भीतर एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण का। सिग्निफिकेंसेस इन मॉडर्न एज क्या क्या आएगा? आइडियलिज्म, आज आदर्शवाद की घोर कमी में सीखना पड़ेगा। डिसिप्लिन एंड टीचर पीपल रिलेशन, आप देखो ये आज भारत में अगर स्टैब्लिश है, आज भी जो हमारा शिष्य है, जो हमारा छात्र है, वो टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, बड़े रिगार्ड्स करता है। क्यों? हमारे के यहाँ स्टूडेंट जो है स्कूलों में आके फायरिंग नहीं करता, अमेरिका में कर देता है, क्योंकि वहां कभी उनके बेस में ये टीचर स्टूडेंट जो रिलेशनशिप था वो था ही नहीं। तो वहां स्कूलों में टीचर ने डांट दिया, क्लास 6, 7 का बच्चा, 6 का बच्चा जाके स्कूल में टीचर गोली मार दिया। एंड दीज टाइप ऑफ फायरिंग इंसिडेंट्स took place frequently in European and American nations and Latin nations. Teaching method, the Vedic teaching methods is still workable and feasible, and all round development of child. आज प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं स्कूलों में, यही था ऑल राउंड एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्री यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और जिस तरह से वैदिक काल में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी, वैसे आज भी निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये आप चाहो तो इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो या इसके बाद इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन इज द नीडफुल।
इसकी आवश्यकता आज देश में है, इसको आज देश में हर हाल में प्रमोट किया जाना चाहिए। हाँ, आप चाहो तो सिग्निफिकेंसेस लिख दो, अगर आप अलग से लिख रहे हो तो थोड़ा सा बस कंक्लूड करो 2 लाइन में कि वाई in modern age the pattern of Vedic education system must be followed। आज बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो RCA टाइप में चल रहे हैं, वो रेजिडेंशियल स्कूल्स चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? रेजिडेंशियल स्कूल्स, वो गुरुकुल पैटर्न पे चल रहे हैं। चलो, आज स्कूलों का नाम पाठशाला रखा जा रहा है, because the learning system of Vedic era was the best, the teaching method of Vedic era was the best, learning by doing, learning, हाँ, वहां पे स्टूडेंट को सब कुछ खुद करना था, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। वो खाना भी खुद बना रहा था, वो जंगल से लकड़ी भी खुद ला रहा था, वह सारे काम भी कर रहा था और शस्त्र और शास्त्र दोनों सीख रहा था। आज का बच्चा हर बात में, वो वाला बच्चा नहीं था। आज क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क अगर स्कूल से मिल गया, दैट वाज द हेडेक फॉर पेरेंट्स। माँ बाप के लिए सरदर्द है, क्योंकि वो बनाते माँ बाप हैं, बच्चा तो कहता है मम्मी बना दो, बस दैट्स ऑल। तो दैट इज द मेथड जहां पे हमें गुरुकुल पैटर्न को आज भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके हमारे यूथ का, एंड दैट इज द नीडफुल। The last question of 2019 examine the role of Quit India movement and freedom movement in India। भारत 2019 का एक और आखिरी सवाल है ये, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण कीजिए। आपको बताना है कि क्या रोल था क्विट इंडिया मूवमेंट का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। देखो, सीधी सी बात है कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या समझते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैक्चुअल डेटा देना होगा, ठीक है। बिना फैक्चुअल डेटा के ये सवाल नहीं होगा। थोड़ा सा आपको प्रोडक्शन पर फैक्चुअल डेटा दिए, कब डेट स्टार्ट किया, किसने क्या स्टार्ट किया, किसने क्या नारा दिया, बस ये सब दिख दीजिए, ठीक है। हाँ, हार्डली 4.5 लाइन्स, ओके। अब आइए मेन बॉडी पे, स्प्रेड एंड रिस्पॉन्सेज टू द मोमेंट। इसको सेल्फ स्पॉन्टेनियस मोमेंट कहा जाता है, क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई द क्विट इंडिया मूवमेंट इज सेल्फ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और ये सवाल 1000 बार पूछा जा चुका है। All political leaders of Congress were in jail. Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Jayaprakash Narayan, Dr. Rajendra Prasad, all political leaders, male and female, both were in jail. And although, in spite of all these, this movement was spread in entire northern India at the large scale. The mass participation was appreciable। नेता कोई नहीं था, सब नेता जेल में थे, उसके बाद भी मास पार्टिसिपेशन हुआ, इसका स्प्रेड बढ़ा एट अ लार्ज स्केल। रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल वर वेरी पॉजिटिव एंड एग्रेसिव रिस्पॉन्स, बहुत उग्र रिस्पॉन्स आया था। तो ये मैस पार्टिसिपेशन, एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज विदाउट एनी लीडर, so that was real image of India, that was the real demand and real moment which occurred by which took place by the Indians, which supported by the Indians in the real sense। यहां पे किसी का दबाव नहीं था, ये आप डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि क्या क्या सिग्निफिकेंसेस थे, क्या क्या क्विट इंडिया मूवमेंट्स का सिग्निफिकेंस था। तो देखिए, दिस द मूवमेंट मेड ब्रिटिश रियलाइज दैट द इंडिया कुड नॉट गवर्न विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। हमने बता दिया कि सिर्फ बंदूकों के दम पे अब शासन नहीं चलने वाला, सिर्फ सत्ता के दम पे, सिर्फ कानून के चाबुक के डर से भारत का आदमी तुम्हारी बात मानने वाला अब नहीं। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमने बता दिया
कि तुम्हारी इट वॉज द रेप्लिका, अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। इतना उग्र था यह विरोध कि इसे हम 1857 की छोटी सी रेप्लिका, उसकी कॉपी, उसका दोहराया जाना कह सकते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कह सकते हैं। इट प्लेस दैट द डिमांड फॉर, मैं आपको कुछ कुछ टर्म्स दे रहा हूं, अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसमें भी अंग्रेज डर गया था, कह रहे अब क्या होगा। अंग्रेज फिर डर गया कि इनको छेड़ोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। इट प्लेस द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन इमीडिएट एजेंडा ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। अब तक हम लोग क्या मांग रहे थे, द स्टेटस ऑफ डोमिनियन। आपको डिस्कस करना होगा ये सारा बात। और अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश पावर एट एनी कॉस्ट। The common people displayed unparalleled heroism and survived brutal repression for their independence, which strengthened their vigor. आम लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, आपको एक एग्जांपल देना है। 93 years old lady मतंगिनी हजारे lead the women's troop against the British। 93 साल की बूढ़ी महिला क्या कर रही है, तो महिलाओं की टोली का नेतृत्व कर रही है। The British were trying to repress this movement with brutality, but against all suppression, all repression, all brutal repression, we had survived and we fought for the independence and we strengthened our vigor। हमने अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को इकट्ठा किया और अद्भुत अदम्य साहस का परिचय भारतीयों ने दिया। और किसने दिया, कॉमन पीपल। इस मोमेंट में कोई भगत सिंह नहीं था, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं था, कोई अशफाक उल्लाह खान नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर एक भगत सिंह, एक चंद्रशेखर आजाद और एक अशफाक उल्लाह था। हर व्यक्ति पूर्ण रूप से आजादी चाह रहा था। इट एक्सपोज्ड द हाई हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसने बता दिया तुम्हारे बस का नहीं है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। दिस मोमेंट कंपेल्ड टू द गवर्नमेंट टू रेज देयर हैंड्स, टू डू सरेंडर। एंड आफ्टर दैट आपको क्या मिला, इसके बाद आपको बताना है कि अब जो है इसने ब्रिटिश नेचर को चेंज कर दिया। आपको मैं बताना कंक्लूजन में, अब जो है अंग्रेज हमसे नेगोशिएशंस कर रहा है। आपने देखा होगा ना 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद हम नहीं माने। 1945 में आया कैबिनेट मिशन, ट्रिप्स मिशन भी आया था, तब भी हम नहीं माने। उसका फिर अब कैबिनेट मिशन सीधा आया और अल्टीमेटली पेविंग द वे फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। और अल्टीमेटली उनके पास कोई चारा नहीं दिखा और अब उनको भारत को आजाद करना ही करना था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द लास्ट मूवमेंट which cleared the path of independence in India, which cleared the way of independence in India, जिसने भारत के आज़ादी के मार्ग को प्रशस्त किया, जिसने हमें आज़ादी के द्वार तक पहुंचाया, जिसने अंग्रेजों को इतना समझा दिया कि उनके प्रकृति में बदलाव हो गया। अब वो रिप्रेशन की जगह निगोसिएशन पे आ गए। क्या वो बातचीत करते हैं, निगोसिएशन। शिमला कॉन्फ्रेंस, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान एंड फाइनली माउंटबेटन प्लान एंड इंडिपेंडेंस। गॉट इट। अच्छा, सेकंड लास्ट सवाल था, लास्ट सवाल ये है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड फॉर द वर्ल्ड पीस। ध्यान दीजिएगा कि एक सवाल हर बार आया है वर्ल्ड हिस्ट्री से, दो या एक सवाल आया है मॉडर्न हिस्ट्री से और एक सवाल हर हाल में आया है कल्चर से। सो कल्चर इज वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। कल्चर छोड़ना नहीं है। और कल्चर के सवाल बहुत सिंपल सवाल है, जस्ट अबाउट योर कॉमन अवेयरनेस, इसलिए जो पढ़िए कंप्रिहेंसिवली पढ़िए। सी द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड फॉर द वर्ल्ड पीस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द ग्लोबल लेवल। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। अगर आप बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुझे लगता है एक ही प्रयास किया गया, उसी प्रयास में सब कुछ समा गया, और वो प्रयास था फॉर्मेशन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस यूएनओ
आपको इतने विस्तार से आपको कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि क्या यूएनओ ने वास्तव में विश्व शांति स्थापित किया या नहीं किया। तमाम प्रयास और किए गए थे, बट ऑल द एफर्ट्स वाज इनिशिएटेड बाय यूएन। जितने भी प्रयास थे, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे वो डिसआर्मामेंट के खिलाफ हो, चाहे वो एटॉमिक प्रोलिफरेशन के खिलाफ हो, वो सारे प्रयास किसने किए हैं? यूएनओ और इसकी एजेंसीज ने किए हैं। आइए देखिए क्या क्या किया है। कहा मेकिंग पीस, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, किसका काम था ये? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मेकिंग पीस यूएन का काम था। कंसोलिडेटिंग पीस, शांति को और मजबूत बनाना, ये यूएन के तमाम विंग्स का काम था, तमाम उसके एजेंसीज का काम था। प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जितना भी नाभिकीय प्रसार हो रहा था वो रोकना था। एक एजेंसी यहां पे आती है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी। एक और एजेंसी आएगी जो ये सब क्या करेगी? का क्लियरिंग लैंडमाइंस, जगह जगह लैंडमाइंस थे, सपोर्टिंग डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण को हटाया, तमाम सारे मूवमेंट चले जिसमें डिसआर्मामेंट को बढ़ावा दिया गया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, आतंकवाद से लड़ाई को बढ़ावा दिया गया। कॉम्बैटिंग टेररिज्म, कॉम्बैटिंग टेररिज्म। इसके अलावा प्रिवेंटिंग जीनोसाइड, हमने सिर्फ शांति स्थापित नहीं किया बल्कि हमने मानव जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। प्रिवेंटिंग जीनोसाइड, हमने नरसंहार को रोकने का प्रयास किया है। कॉम्बैटिंग सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, लगातार जो सेक्सुअल वायलेंस थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहा था और उस कॉन्फ्लिक्ट से युद्ध की संभावना बढ़ रही थी, हमने उसे रोका है और हमने प्रयास किया है प्रमोटिंग डेवलपमेंट। प्रमोटिंग डेवलपमेंट एक एजेंसी है, IFAD, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एलिवेटिंग रूरल पॉवर्टी। इसने जो ग्रामीण गरीबी थी उसे क्या किया? दूर करने का प्रयास किया है। और वह देश जो बहुत गरीब देश थे, अफ्रीकन देश, उस पर इन्होंने क्या किया? उनके डेवलपमेंट पर इन्होंने फोकस किया है। प्रमोटिंग वुमेन्स वेलबींग, महिलाओं के लिए भी कार्य की, सारा कुछ मिला करके एक ऐसा विश्व का निर्माण करना था जिस विश्व में शांति हो, अमन हो, चैन हो और उसमें विकास हो। महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर बिजनेस, किसने किया? WTO, IMF, ILO, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक और सा यूएन वुमन, इसने काम किया, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। किसने? WTO ने। IMF ने क्या किया? आपको फंडिंग कराई, लोन दिलाया। इसने रूल्स बनाए कि कैसे ट्रेड होगा और मजदूरों का, श्रमिकों का, लेबर्स का शोषण न हो, इसके लिए किसने काम किया? ILO ने इसके लिए काम किया। और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फाइटिंग हंगर, हमने कृषि के लिए, भाई हंगर कैसे निपटाओगे, तो प्रोडक्शन बढ़ाने पर बल दिया और उसके लिए हमने बहुत सारे काम और किए। एक और एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक है अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इतना कुछ हमने किया है। इंप्रूविंग ग्लोबल ट्रेड, प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब आपको लिख देना है। और एक लाइन पर आप, मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया आपको कंटेंट यहाँ पे, अगर आप इसका हाफ भी एक्सप्लेन कर दोगे ना तब भी चांदी हो जाएगी। सपोर्टिंग सिविल एविएशन, एक और एजेंसी है, उसका नाम है ICAO, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूविंग शिपिंग्स। यूनिसेफ,
यूनेस्को, यूनेस्को ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया। हमने जितने भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स उसको हमने एड्रेस किया, तो ये एक प्रयास था जिसे सिर्फ यूएन ने नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया ने मिलकर के इसमें भागीदारी निभाई। और अब एक और जो प्रयास था वो था नैम, जो कुछ भारत जैसे देशों ने किया, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया बाइपोलर हो चुकी थी, दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी। हमने कहा कि हम किसी छतरी में नहीं जाएंगे। नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका भी आपको रोल लिखना है। नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। कहा हम किसी पोल में नहीं शामिल होंगे, हम क्या रहेंगे, तो बफर रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, और जो भी गलत हो रहा है हम उसकी निंदा करेंगे, जो गलत करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। हमने अपनी सेनाओं को यूएन पीस आर्मी में भेजा, शांति सैनिक, यूएन पीस आर्मी। हमने रोका कि कहीं कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा तो नहीं कर रहा है। द पॉलिसी ऑफ पंचशील, नो फर्स्ट अटैक, नो फर्स्ट यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, ये पॉलिसीज पूरी दुनिया के देशों को हमने सिखाया, समझाया, और आज वो मानते हैं कि हाँ ये पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से विश्व शांति दरअसल सही मायनों में स्थापित हो सकती है। तो ये था 2019 तक के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन और एक चर्चा। हम लोग आगे चर्चा करेंगे 2020 के प्रश्नों।